हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। आज हम CDP के जिस टॉपिक पे बात करेंगे यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सृजनात्मकता, दैट मीन्स क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता के बारे में सारी बातों पे चर्चा करेंगे और यहाँ से जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से डील करने का प्रयास करेंगे कि जब हम एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चंस को डील कर सकें, ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बात करते हैं सृजनात्मकता की, तो सबसे पहले बात आती है कि सृजनात्मकता किस चिड़िया का नाम है, मतलब व्हाट इज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता है क्या। सृजनात्मकता में सबसे पहले बात आती है कि सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने की योग्यता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं जितनी बार भी बोलूंगा सृजनात्मकता, आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है। तो सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने की योग्यता है जिसे हम क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक चिंतन भी कह देते हैं। अब इसके बाद क्या बात कहेगी कि सृजनात्मकता को जो संबंध होता है, सृजनात्मकता का जो संबंध होता है वो मौलिकता से होता है, दैट मीन्स ओरिजिनलिटी से होता है। अब अगर हम देखिए सृजनात्मकता का अर्थ जो लगाया जाता है वो मौलिकता से लगाया जाता है, बट अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात करें, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में बात करें तो सृजनात्मकता का जो अर्थ है मौलिकता जितना सीमित नहीं है। अब यहां से आगे उठ के बात करें तो सृजनात्मक प्रक्रिया जो होती है वो लक्ष्य निर्देशित होती है, मतलब गोल डायरेक्टेड होती है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। यहां से आगे बढ़े तो इसमें बोला गया है कि सृजनात्मकता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अनूठी मतलब यूनिक रचना करता है। अब वो रचना शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है, मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है, मतलब वर्बल, नॉन वर्बल, कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट, किसी प्रकार की रचना हो सकती है। वो अनूठी रचना होनी चाहिए, मतलब यूनिक होनी चाहिए। आगे बात की गई है इसमें जो सृजनात्मकता में होता है व्यक्ति मल्टीपल डायरेक्शन में सोचता है, मतलब विभिन्न दिशाओं में सोचता है और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर तक पहुंचता है। इसके बाद बात कही गई है सृजनात्मकता जो है यानी क्रिएटिविटी जो है थिंकिंग का ही एक रूप है। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सृजनात्मकता डैश डैश का एक रूप है, विचार का, चिंतन का, और इस तरह से कई ऑप्शन आपके पास रखे जा सकते हैं। तो इसको भी बेहतर ढंग से समझेंगे आप कि सृजनात्मकता जो है चिंतन का एक रूप है। अब यहाँ पे जेपी गिलफर्ड की बात आती है कि जेपी गिलफर्ड ने क्या कहा है कि अपसारी चिंतन किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से, और एक अभिसारी चिंतन होता है, तो अभिसारी चिंतन संबंध होता है उसका बुद्धि से। तो अपसारी चिंतन का संबंध है सृजनात्मकता से। और अपसारी चिंतन क्या चीज होती है, जैसे ये कोई केंद्र है और इसके बारे में हम सोच रहे हैं तो हम चारों दिशाओं में सोचेंगे, ये चीज कहलाती है आपका अपसारी चिंतन। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप किसी भी तरफ सोच सकते हैं, सिर्फ दिशाओं से संबंध नहीं है इसका, वास्तव में आप किसी भी दिशा में सोच सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकते हैं एक साथ। तो यही चीज होती है अपसारी चिंतन। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सृजनात्मक प्रक्रिया के कुछ सोपान हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर सृजनात्मकता के कुछ पहलू हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि सृजनात्मकता का मापन कैसे किया जाता है, जहां से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सृजनात्मक प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं अपन कि सृजनात्मक प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान होते हैं, मतलब ये जो सृजनात्मक प्रक्रिया है कितने स्टेप्स में पूरी होती है। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो टोटल 9 स्टेप हैं। पहले हम हेडिंग देख लेते हैं और उसके बाद में इसकी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज है समस्या का प्रत्यक्षण करना, मतलब परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बाद है समस्या को परिवर्तित करना, मतलब मॉडिफाइंग ऑफ द प्रॉब्लम। तीसरा है निर्णय को निलंबित करना, मतलब सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट। इसके बाद है इंक्यूबेशन इफेक्ट, मतलब उद्भवन प्रभाव। और इसके बाद है किसी एक विचार से बंध जाना, ये 5वां है। इसके बाद है परिणाम की अटकलबाजी और इसके बाद है उत्तम निष्कर्ष का चयन। उत्तम निष्कर्ष का चयन करने के बाद आप लिए गए निर्णय को सुसाध्य बनाने का प्रयास करते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं। और इसके बाद है अनिश्चितता को स्वीकार करना। ये क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया के सोपान है। अब ये हेडिंग क्या कहती है, इसके अंदर कितना डीप है और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी चीजें समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं समस्या का प्रत्यक्षण। तो देखिए ये सृजनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत ही एक ऐसी समस्या से होती है जिसका प्रत्यक्षण एक आम आदमी नहीं कर सकता, एक क्रिएटिव थिंकर ही कर सकता है। अब क्रिएटिव थिंकर जो होगा वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोचेगा, ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। स्पीड शायद मेरी ज्यादा है थोड़ा सा, बट समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा और तब नोट्स बनाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए बात करते हैं समस्या का प्रत्यक्षण। तो मैंने कहा कि सृजनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत एक ऐसी समस्या से होती है जिसका प्रत्यक्षण एक आम आदमी नहीं कर सकता है। उसके लिए क्रिएटिव थिंकर ही चाहिए होता है, या कि एक जो उस समस्या को समझ पाए, जो सृजनात्मक समस्या को समझ पाए, वही तो सृजनात्मकता की खोज कर पाएगा या उस निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा
तो ये समझिए कि समस्या का प्रत्यक्षण करना सबसे पहला कदम होता है। इसके बाद जब आप समस्या को समझ लेते हैं, समस्या के समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, उसके लिए होगा क्या, आप समस्या को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, या तो उसका विस्तार करके, यानी समस्या का या तो विस्तार करके आप समस्या को समझने का या उसे मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे, या फिर उसके जस्ट अपोजिट समस्या को विपरीत करके, या फिर किसी और तरीके से आप समझने का इसे प्रयास करेंगे। अब यहां पे देखिए समस्या को समझ लिया आपने बेहतर ढंग से। इसके बाद क्या करेंगे, सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट। अब कौन से जजमेंट को आप सस्पेंड करेंगे, जो परंपरागत चले आ रहे हैं, जो पूर्व पहले से चले आ रहे हैं। क्योंकि आपने ये समझा है कि जो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी का संबंध किससे है, ओरिजिनलिटी से। और अगर आप परंपरागत निर्णयों को आप अपना निष्कर्ष बना लेते हैं तो फिर आप तो सृजनात्मक हुए नहीं, आप तो क्रिएटिव हुए ही नहीं। इसलिए यहां पे कहा गया है कि जो परंपरागत चले आ रहे हैं निर्णय, उनको पूरी तरह से सस्पेंड कर देता है व्यक्ति, या जो क्रिएटिव थिंकर होता है, इन निर्णयों को जो परंपरागत कन्वेंशनल है उन्हें पूरी तरह से सस्पेंड कर देता है, निलंबित कर देता है, और एक ऐसे विचार को समाज के बीच में लेकर के पहुंचता है जो बिल्कुल हास्यास्पद होता है या बिल्कुल बेहुदा होता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। चौथा स्टेप है उद्भवन प्रभाव, इंक्यूबेशन इफेक्ट इसे बोलते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी समझना जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जब सृजनात्मक विचारक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि वह बिल्कुल समस्या के बारे में सोचना छोड़ करके विश्राम की अवस्था में चला जाता है या फिर सो जाता है। अब सो जाता है तो चेतन रूप से उसका मस्तिष्क जो है समस्या पे काम नहीं कर रहा, समस्या के समाधान के बारे में चेतन रूप से काम नहीं कर रहा है, बट अचेतन रूप से वो किसके बारे में, समस्या के बारे में सोच रहा है, मतलब उसके बारे में काम कर रहा है कि क्या पॉसिबल इसके रिजल्ट हो सकते हैं, समाधान हो सकते हैं, ठीक है, परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद है किसी एक विचार से बंध जाना। जब इस अवस्था से व्यक्ति गुजर जाता है या क्रिएटिव थिंकर इस अवस्था से आगे बढ़ता है तो वो किसी एक ऐसे विचार को पकड़ लेता है जहां से समाज के व्यक्ति उसे सनकी कहना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब उसी परिणाम पे चल के उसी विचार से बंध जाता है और उसी पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और उसी से निष्कर्ष तक पहुंचने का भी प्रयास करता है। बट होता क्या है, जब और आगे जाता है तो परिणाम की अटकलबाजी, यहां पे किसी एक विचार से बंधा है और यहां पे कई सारे संभावित परिणाम, मतलब उसके बारे में सोचता है, कई सारे संभावित परिणामों के बारे में यहां पे सोचता है। और जब बहुत सारे संभावित परिणामों के बारे में सोच लेता है तो किसी एक परिणाम को चयन कर लेता है, वो किसी एक परिणाम का यानी उत्तम निष्कर्ष का चयन कर लेता है। सेलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट जजमेंट या बेस्ट कंक्लूजन कह सकते हैं। तो उत्तम निष्कर्ष का चयन कर लेता है और जिस निष्कर्ष का चयन करता है उसी को यहाँ पे वो कार्य रूप देने की मनसा जाहिर करता है, चाहे व्यक्ति भले ही उसका विरोध क्यों ना करे, समाज के व्यक्ति। और इसके बाद क्या करता है, अनिश्चितता को स्वीकार करना, अनिश्चितता को स्वीकार करता है और लास्ट में सृजनात्मक प्रक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मोस्टली यहाँ पे देखना है और इन चारों पॉइंट्स को आपको पकड़ के रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपने इनका सीक्वेंस पकड़ लिया कि सबसे पहले आप समस्या का प्रशिक्षण करेंगे, फिर समस्या को मॉडिफाई करेंगे, फिर कन्वेंशनल जो जजमेंट है, जो परंपरागत निर्णय है, उनको आप सस्पेंड करेंगे और इंक्यूबेशन इफेक्ट, तो बाकी के ऑटोमेटिक आप यहाँ बना पाएंगे। ये सीरीज होती है, अगर आपको दिया गया है कि इनका क्रम क्या रहेगा तो आप क्रम अगर जमा पाए चार का तो फिर बाकी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सृजनात्मकता के कुछ पहलू हैं, उन पे चर्चा करते हैं और उसके बाद सृजनात्मकता की माप कैसे की जाती है इस पे डिस्कस करते हैं। और आफ्टर दैट हमारा ये वीडियो आज का एंड होगा और आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो अब समझ लेते हैं हम सृजनात्मकता के पहलुओं के बारे में, मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिएटिविटी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। देखिए चार पहलू शामिल हैं सृजनात्मकता में। सबसे पहला है धारा प्रवाहिता जिसे हम फ्लुएंसी बोल देते हैं। इसके बाद है लचीलापन जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल देते हैं। तीसरा है मौलिकता जिसे हम ओरिजिनलिटी बोल देते हैं। और चौथा है विस्तारण, मतलब इसे हम क्या बोल देते हैं, इलैबोरेशन। अगर आप इसे याद करना चाहें तो OFFE इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऑफ और ई, ठीक है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और इलैबोरेशन। अब इनके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही विस्तार से, समझते जाइएगा कि ये फ्लुएंसी या धारा प्रवाहिता क्या कहलाती है। धारा प्रवाहिता का मतलब क्या है, खुली अभिव्यक्ति से, खुली अभिव्यक्ति मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन, जहां पे व्यक्ति शब्दों के बीच में एक बेहतर संबंध बना के और अपने आप को व्यक्त कर पाता है, वही चीज है धारा प्रवाहिता, मतलब फ्लुएंसी। इसके बाद बात आती है लचीलापन की, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों को अपनाया जाना। लचीलापन में यही चीज शामिल होती है कि आप किसी समस्या को अगर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कितने तरीकों को आप शामिल कर रहे हैं,
कितने तरीके से उस समस्या का समाधान हो सकता है, और जितने तरीके आप अपनाते हैं वही चीज कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं मौलिकता, अब ये क्या चीज कहलाती है, यूनिकनेस ऑफ रिस्पॉन्स। आप इन तरीकों के प्रति क्या अनुक्रिया देते हैं और कौन सी यूनिक रिस्पॉन्स देते हैं, कौन सी अनोखी या अनूठी प्रतिक्रिया देते हैं, ये चीज कहलाती है मौलिकता। अब चूंकि मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं कि जो सृजनात्मकता है उसका मुख्य संबंध किससे होता है, मौलिकता से होता है। मतलब क्या होता है कि उसमें जो भी रचना होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक रिस्पॉन्स ये जिम्मेदार होता है, ये जरूरी भी होता है। समस्या समाधान के यहाँ पे पहलुओं के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उन पहलुओं में उन समस्या समाधान के जो तरीके हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है या सबसे यूनिक है वो कौन सा है, उसके प्रति आप क्या अनुक्रिया देते हैं, ये कहलाता है मौलिकता। और आप जो यूनिक रिस्पॉन्स का चयन करते हैं या यूनिक तरीके का चयन करते हैं उसको कितना बढ़ा चढ़ा के आप बोल सकते हैं, उसके बारे में कितना विस्तार कर सकते हैं, बेहतर ढंग से उसके अर्थ को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने, वो चीज कहलाती है विस्तारण। एक बार पुनः देख लीजिए, शब्दों के बीच संबंध, ये साहचर्य स्थापित करना, खुली अभिव्यक्ति कह सकते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन। इसके बाद लचीलापन में समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों को अपनाया जाना, इस समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों को शामिल करना। इसके बाद है उनमें से यूनिक तरीके का, समस्या समाधान के यूनिक तरीके का चयन करना, और उस तरीके के बारे में आप कितना बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, ये चीज कहलाएगी विस्तारण। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये स्पेशली ये याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा सृजनात्मकता के पहलुओं में कौन सा शामिल है या नहीं है, तो आप उसे बता पाए। अब यहां से बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि सृजनात्मकता का मापन किस तरीके से किया जाता है, सृजनात्मकता का मापन कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं। तो आइए देखते हैं और बात करते हैं अपन सृजनात्मकता का मापन कैसे किया जाता है, मतलब मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं और एक बेहतर डिस्कशन होगा और इसके साथ ही हमारा वीडियो आज का एंड होगा। सबसे पहले बात करेंगे सृजनात्मकता के मापन की, तो बात आती है टोरेंस परीक्षण की। अभी टोरेंस परीक्षण के बारे में अहम चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि अगर डीप में जाके अध्ययन करेंगे तो चीजें हमें फिर भूल जाएंगी। मतलब किसी भी समस्या को हम सुलझाने की बजाय हम उसमें खुद उलझ जाएंगे। तो बेहतर है कि इसमें यह समझ लेते हैं कि केजी से लेकर के एडल्टहुड, मतलब वयस्कावस्था तक के बच्चों की क्रिएटिविटी की माप की जाती है। किस परीक्षण से? टोरेंस परीक्षण। तो टोरेंस परीक्षण जो है किंडरगार्टन मतलब केजी से एडल्टहुड मतलब वयस्कावस्था तक के बच्चों की सृजनात्मकता की माप करता है। हो आपको समझ आ गया होगा। सृजनात्मकता के 3 पहलुओं की माप होती है। अब उसका निमोनिक यानी ट्रिक क्या है? ऑफ। सृजनात्मकता के कौन से 3 पहलुओं की माप होती है, कुछ लोग समझ गए होंगे। O फॉर ओरिजिनलिटी, F फॉर फ्लुएंसी एंड F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब धारा प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता, इन 3 पहलुओं की माप होती है आपके टोरेंस परीक्षण में। टोरेंस परीक्षण के 2 सेक्शन भी बताए गए हैं। इस परीक्षण में 2 सेक्शन है। कौन कौन से? एक शाब्दिक जिसे हम वर्बल बोल देते हैं और दूसरा है आकृतिक जिसे हम फिगरल बोल देते हैं। तो ये इतना इनफ है इसके बारे में जानना। इसके बाद बात करते हैं रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण। रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण का निर्माण 1974 में मेडनिक एवं मेडनिक ने किया था। किसने किया था? मेडनिक एवं मेडनिक ने 1974 में। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब इसमें होता क्या है, 40 एकांश शामिल है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत अच्छे से पूछ देता है कि रिमोट एसोसिएटेड टेस्ट जो है वो किससे संबंधित है, ये किसका मापन करता है। तो पहली चीज तो ये बताएंगे आप, सृजनात्मकता का मापन करता है। उसमें कितने एकांश शामिल है? तो 40 एकांश शामिल है। किसने निर्माण किया था? तो आप बताएंगे मेडनिक एवं मेडनिक ने किया था। इसके बाद बताएंगे कब किया था, तो बताएंगे 1974 में किया था। इसके बाद अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आखिर ये रिमोट एसोसिएट्स जो परीक्षण होता है, ये टेस्ट होता है, इसमें किस चीज की माप की जाती है, किस प्रकार के सृजनात्मकता की माप की जाती है, तो आप बताएंगे कि छात्रों की साहचर्यात्मक धारा प्रवाहिता मतलब फ्लुएंसी की माप की जाती है। तो ये आप इतना समझ के रखिए। इसके बाद बात करते हैं वर्ण विपर्य परीक्षण। वर्ण विपर्य परीक्षण या इंग्लिश में हम इसे एनाग्राम टेस्ट बोल देते हैं। अब एनाग्राम टेस्ट क्या चीज होती है? बच्चों के सामने आप एक वर्ड देते हैं, कोई भी वर्ड दे दिया आपने, जैसे आपने दे दिया एलिफेंट, ELEPHANT। अब इसमें जो जितने भी अल्फाबेट यूज किए गए, किए गए हैं, तो उससे बच्चा एक नया वर्ड बना सकता है यहां से निकाल के, आंट। इस तरह से वो कितने वर्ड्स नए बना सकता है, इसके आधार पर उसके सृजनात्मकता की माप की जाती है। जैसे आपने दे दिया जनरेशन, तो जनरेशन में अब R, A और T का यूज करके बच्चा रेट बना सकता है, गेट बना सकता है। तो इस तरह से इसके सृजनात्मकता, बच्चों के सृजनात्मकता की माप की जाती है। अब यहां से देखते हैं असामान्य प्रयोग परीक्षण। असामान्य प्रयोग परीक्षण में होता क्या है, जिसके सृजनात्मकता की माप करनी होती है, उसके सामने कुछ शब्द दिए जाते हैं और उन शब्द का वो कितने तरह से प्रयोग करता है,
उनको नोट डाउन किया जाता है और देखा जाता है कि जो उसने प्रयोग किया है वो कितना यूनिक मतलब अनूठा है। तो इसके आधार पर उसके मौलिकता की जांच की जाती है। एक्चुअल में जो असामान्य प्रयोग परीक्षण है वो मौलिकता की जांच करता है। तो होपफुली कि आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। देख लेते हैं, टोरेंस परीक्षण है, रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण है और इसके बाद वर्ण विपर्य परीक्षण है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अभी आपने इस वीडियो में कितना सीखा? वर्ण विपर्य परीक्षण में किस चीज की माप की जाती है, ये आप ढूंढ के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। एमपी ग्रेड 3 के हिसाब से हेल्पफुल था और बहुत ही गंदे लेवल कह दूं या फिर बहुत अच्छे लेवल कह दूं समझ नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन बहुत ही डीप में जाकर के बनते हैं और इतना इनफ है जानना आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से और जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, और कोशिश करूंगा कि अब वीडियोज में रेगुलरिटी बनी रहे, लेट ना हो यानी डिले ना हो। थैंक यू सो मच।